बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, बोहर रेडियस की बात करेंगे और वेलोसिटी और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट क्या होती है, और साथ में ये भी समझेंगे कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, किसी परमिटेड ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होगा विद वेलोसिटी v और उसका मास कुछ m होगा। तो यहां पर बच्चों एक एटम है और उस एटम पर न्यूक्लियस, उस एटम का न्यूक्लियस है, उस एटम के न्यूक्लियस पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो z है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E और नंबर ऑफ प्रोटॉन है Z, इसका मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज कितना आ गया Ze। और एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, यहां पर इलेक्ट्रॉन है E, ये इलेक्ट्रॉन E हो गया। इसका मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, m मास है। ये m इलेक्ट्रॉन, ये m मास का एक इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, यहां पर रिवॉल्व कर रहा है। तो मैंने v वेलोसिटी से दिखा दिया। और इसकी बच्चों रेडियस कितनी है, ये रेडियस में मान लेता हूं अभी हमारे पास r है। मुझे इस ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला चाहिए, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास क्या वेलोसिटी होगी वो चाहिए, और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है, इन चीजों का हम डेरिवेशन करेंगे और समझेंगे। बच्चों ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपको बोहर रेडियस पूछा जाएगा कि जो परमिटेड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है उसके रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, या तो उस परमिटेड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछेगा या एनर्जी पूछेगा, या फिर एनर्जी में रिलेशन पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन का भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। मैं बताता चलूंगा बीच बीच में जहां पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, आप कॉपी और पेन ले लीजिए और कॉपी पर ये फिगर जरूर बना लीजिए। इस फिगर के बारे में आपको लैंग्वेज बोल दे रहा हूं, वो चीज आप लिख लोगे। जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, जेडी क्या है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर क्या है, ये है रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट। इतनी चीजें आप लिख लेंगे। इस डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन का मतलब है बोहर रेडियस की बात करिए या फिर वेलोसिटी की बात करिए या एनर्जी की बात करिए, सिर्फ दो इक्वेशन आपको बच्चों समझनी है। क्या समझनी है, दो इक्वेशन। कौन कौन सी, एक तो आपको बेसिक पता है बच्चों, क्या कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या जब भी कोई एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसे सेंटीमीटर फोर्स चाहिए सर्कुलर पाथ पर बने रहने के लिए। तो कोई ना कोई फोर्स उस टाइम सेंटीमीटर फोर्स का काम कर रहा होगा। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो कोई एक ऐसा फोर्स जो सिस्टम में होगा वो सेंटीमीटर फोर्स का काम करेगा। यहां पर कौन सा फोर्स सिस्टम में है, यहां पर आ जाएगा कोलंबियन फोर्स या कॉलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में आएगा अट्रैक्शन। कोलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between electron and nucleus provide the required centripetal force to the electron to revolve on a circular path। तो आपको यही लिखना होगा बच्चों, ये चीज आप लिख लेंगे। लेट, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। m क्या है, v क्या है, r क्या है और z क्या है, ze क्या है, ये चीजें आप लिख लेंगे। तो ये होता है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। लिख देता हूं, मैं बोल जरूर रहा हूं, नहीं लिखूंगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि आप वही चीज लिखोगे जो मैं यहां लिखूंगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर, यहां पे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यहां पे इस पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐसा ले सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने न्यूक्लियस में, और उस एक प्रोटॉन को उसके चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस आएगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट, परमिटेड ऑर्बिट, ये लैंग्वेज है, थोड़ी सी आपको लिखनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कंसेप्ट की। कंसेप्ट क्या हो जाएगा, टू रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन ऑन सर्कुलर पाथ,
circular path, electron require centripetal force which is given by, कौन दे रहा है, column force of attraction between electron and चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो आप ये समझोगे कॉलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज क्या आ जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कॉलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड ZE, ये हो जाएगा। तो सेंटीपिटल फोर्स बच्चों क्या होता है, वेलोसिटी है, रेडियस पता है, मास पता है, तो आप ले सकते हो mv²/r लिखोगे। और कूलम्ब फोर्स क्या होता है, यहां से आ जाएगा स्मॉल के लिख देंगे, और दोनों का चार्ज देखोगे तो क्या आ जाएगा, E आएगा, और यहां से आ जाएगा ZE, और नीचे कितना आ जाएगा, R स्क्वायर आ गया। तो यहां से देखो क्या मिल गया आपको, mv²/r इज इक्वल टू kZE²/r²। यहां से आपको क्या मिल सकता है, जरा देखिए, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा बच्चों mv² इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा kZE²/r। ये एक वैल्यू मिल जाती है। मैंने कहा ना 2 इक्वेशन की जरूरत है, तो एक इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर बच्चों बात करनी है दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी बच्चों, वो मिलेगी आपको बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। देखिए यहां लिखना है बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो लिखिए बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। अकॉर्डिंग बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है बच्चों, ये होती है mvr इज इक्वल टू NH/2π। क्या बोलते हैं इसको, mvr इज इक्वल टू NH/2π होता है। यहां से आप क्या निकालोगे, यहां से आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, यहां से v निकाल लेंगे, यहां पुट कर देंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहां v निकाल लीजिए, v इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, NH अपॉन ये आ जाएगा कितना, 2πmr। ये यहां से रिजल्ट आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर हो गई बच्चों 2। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम r की वैल्यू निकाल लें और निकालने के बाद यहां पुट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन परमिटेड ऑर्बिट आ जाएगा। लेकिन हम पहले बात करेंगे किस चीज की, पहले ये समझेंगे कि बोहर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अब 2 इक्वेशन मिल गई हैं, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो v की वैल्यू यहां रख दें यूजिंग रिलेशन 1 and 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, देखो यहां से m/r आएगा, और v की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो NH/2πmr, इसका स्क्वायर कर लीजिए। यहां से क्या आ जाएगा, इधर से kZE²/r, ये रिजल्ट है। अब मैं इस रिजल्ट को हटा दे रहा हूं, इतना तो आप समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए अभी क्या आने वाला है, स्क्वायर करिए, तो यहां से देखो बच्चों r से r कैंसिल कर लूं मैं, हो जाएगा। चलिए, तो यहां से मिल गया आपको जाके, r से r कैंसिल हो गया, ये यहां से कितना आया mn² h², और मिलेगा कितना 4πm² π² आ गया है। यहां से क्या आ जाएगा 4π² और m², और यहां से मिलेगा r² आ जाएगा। चलिए इधर से देखिए क्या आ गया, इधर से आपको बच्चों मिल जाता है यहां से
ये k को लिख सकते हो 1/4πε0 ले सकते हैं। अच्छा, और ये आएगा ZE², r से r आप कैंसिल कर चुके थे, तो देखो यहाँ से 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और देखो m से m एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक बचेगा m और बचेगा कितना h², और बचेगा n²। नीचे कितना बचा हुआ है, 4 कैंसिल हो चुका है, पाई से पाई एक कैंसिल हुआ है, एक पाई बचा है, पाई बचा हुआ है। यहाँ कितना है, r² बचा हुआ है, r² है। यहाँ से कितना है, देखो यहाँ से ZE² और नीचे कितना है ε0 है। तो देखो यहाँ से थोड़ा सेटिंग बना लीजिए, ठीक है। यहाँ से m से m कट चुका था, तो यहाँ m की जरूरत नहीं है, एक m बचा हुआ है मेरे पास। तो यहाँ जरा देखो इसको मल्टीप्लाई करो और ये नीचे आ जाएगा, r² इधर लेके जाइए, तो r² को इधर लेके चले गए, ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा h²ε0 और यहाँ से आ गया n², ठीक है। ये z² इधर आ जाएगा, तो ये आएगा πmZE², ठीक है। और z को मैं बाहर कर ले रहा हूँ, e² आ गया और z मैंने बाहर कर लिया, और देखिए तो क्या हो गया h²ε0 अपॉन πmE² आ गया, और यहाँ से आ गया n²/z। तो इसको बच्चों ऐसे ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो, कैसे, इस तरह से। तो यहाँ से देखो क्या लिखा जा सकता है, जब ये रिजल्ट आया तो मैं इसको r0 ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, r0। इसको मैं ले सकता हूँ, ये आ जाएगा कितना मेरे पास, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू r प्रोपोर्शनल टू, इसको मैं लिखता हूं r0, और यहां से आ जाएगा n² अपॉन z आ जाएगा। तो देखो यहां से जो ये रिजल्ट आ रहा है, तो क्या r² आपको मिला था, एक बार इक्वेशन एक चेक कर लेते हैं। तो यहां से मुझे मिला था v = nh/2πmr, 2πmr, ठीक है। m/r मेरे पास था, m/r। अच्छा, यहां से देखिए m/r आपके पास जब स्टार्टिंग में लिखा था तो mv²/r लिखा था, आपने क्या लिखा था, mv²/r। यहाँ लिखा था kZE²/r², तो r से r कट गया था, तो केवल m ही था, r नहीं था, ठीक है। तो इधर वाला जो r है, तो देखो ये वाले r से जब ये वाला स्क्वायर r आएगा तभी कैंसिल करना, ठीक है। इस वाले r से इस वाले r को कैंसिल करना, तो यहाँ पे सिर्फ आपको r मिलेगा, क्या मिलेगा, r मिलेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, सिर्फ r रहेगा, एक r कैंसिल कर चुके हो। तो यहाँ से ये चीज मिल गई, r प्रोपोर्शनल टू r0 n²/z आ गया, ठीक है। तो ये r0 की वैल्यू क्या है, ये तो लिखो पहले, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना कि r0 क्या चीज है। ये देखो यहाँ से लिखोगे वेयर r0 क्या है, r0 = आ गया आपके पास h²ε0 अपॉन πmE² आ गया। और बच्चों जब इसकी वैल्यू होती है, जब इसमें h की, ε0 की, पाई की, e की वैल्यू पुट करते हो, तो ये मिलता है 0.53 एंगस्ट्रॉम मिलता है, ये मिलती है वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया। तो यहां से मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या, r, ये n के टर्म में है तो इसको rn लिखा जा सकता है, और ये आ जाएगा बच्चों r0, यहां से आ गया कितना, n²/z, ये है। अब यहां से कंपटीशन में दो चीजें पूछी जाती हैं कि r और z में क्या ग्राफ बनता है, ये बनेगा, और एक ग्राफ बनता है किसके बीच में, r प्रोपोर्शनल टू n, मतलब ये आ गया आपके पास, और एक ग्राफ ये आ जाएगा जाके। दो ग्राफ बच्चों आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। दो ग्राफ कैसे बनाने हैं, तो एक यहां पर n कर लीजिए, एक यहां पर z कर लीजिए, इधर r कर लीजिए, इधर r कर लेंगे, तो क्या आएगा, r और n के बीच में देखोगे तो क्या आएगा, ये यहां से ऐसे मिलता है rn प्रोपोर्शनल टू n²। इसका मतलब एक तरह का पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा मतलब ऐसे बनेगा जाके। और जब आप इस तरह का ग्राफ बनाते हो rn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z, तो आपको क्या बनेगा जाके, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है कि rn और 1/z के बारे में ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दीजिए इसको, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर 1/z में बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, नहीं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आपको
बनाना है। तो यहां से बच्चों एक चीज और आपको मिल जाएगी, क्या? आर नॉट तो फिक्स है। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करो तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? फॉर एच एटम Z इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, अगर मैं n की वैल्यू 1 2 पुट करता जाऊं, इफ n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करते जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? जाके देखो, R1 मतलब फर्स्ट परमिटेड ऑर्बिट, फर्स्ट जो परमिटेड ऑर्बिट है उसकी रेडियस मिलेगी हाइड्रोजन एटम के लिए। फिर दूसरे की मैं बात करूं, R2 की बात करूं, मैं R3 की बात करूं, तो आपको जानते हो बच्चों रिजल्ट क्या मिलेगा? जाके इस तरह से मिलेगा। ये R नॉट तो फिक्स है, तो यहाँ ये 1 रहेगा, ये 1 हमेशा ही रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो ये 1 ही रहना है। तो इसको 1 लिखोगे तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, सब में क्या आ जाएगा? ये देखो, ये वाला आएगा R नॉट, क्या आएगा? सिर्फ R नॉट आएगा। दूसरे वाले में कितना आ जाएगा? जब 2 पुट करोगे तो 4 R नॉट आएगा। अगले वाले में क्या आएगा? अगले वाले में देखोगे तो क्या आएगा? 9 R नॉट आएगा, नहीं आएगा। अब R नॉट की वैल्यू पुट कर दो, ये आपको फर्स्ट परमिटेड ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम में रेडियस क्या होगी निकल आएगी, सेकंड में निकल आएगी, थर्ड में निकल आएगी। इस तरह से आप बच्चों निकाल सकते हो। यहां पे इसको हटा करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या? R1, इनकी वैल्यू यहां से आपको निकाल लेना है। अब R मत लिखिए बस। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की बताइए, सेकेंड ऑर्बिट की बताइए, थर्ड ऑर्बिट में बोहर की रेडियस का फॉर्मूला बताइए कि बोहर रेडियस कितनी होती है, सेकेंड परमिटेड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम में रेडियस क्या होती है, तो आप लिखोगे 4 R नॉट। थर्ड में लिखोगे तो 9 R नॉट। R नॉट की वैल्यू बच्चों आपको यहां से मिल जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बात करिए, किसके बारे में बात करिए? हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में। फॉर H लाइक एटम के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बात हो रही है। जैसे He+ के बारे में बात हो, He+ के बारे में बात होगी तो Z की वैल्यू बच्चों क्या रखोगे? आप 2 रखोगे। क्या रखोगे? 2 रखोगे। अगर आपसे बात हो किसके लिए? आपसे बात हो रही हो Li3+, ठीक है, सॉरी 2+ के लिए Li2+, तो इसके बारे में बात करोगे तो Z की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? Z की वैल्यू बच्चों 3 रखनी है। क्या रखनी है? 3 रखनी है। जब Z की वैल्यू 2 पुट करोगे, देखो यहां Z की वैल्यू 2 पुट कर दोगे और फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो, मतलब अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि मुझे बताओ R1 चाहिए, किसके लिए? R1 चाहिए मुझे He के लिए। क्या चाहिए? R1 चाहिए मुझे He के लिए। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो, अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे बताइए R1 चाहिए किसके लिए? He के लिए, तो क्या करें? अगर आपको चाहिए R1 ही, किसके लिए चाहिए? आपको चाहिए Li3+, 2+ के लिए। क्या चाहिए? 2+ के लिए। तो क्या करें? तो देखो, मैंने बताया कि यहां क्या होता है, यहां तो होता है R नॉट ही, R नॉट आपको पता ही है। अच्छा, फिर आता है Z, देखो यहां लिखा होता है N, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 रहेगा, और फिर क्या आ जाएगा? Z की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? हीलियम के लिए He+ की जो वैल्यू होती है वो कितनी आ जाएगी? He+ के लिए मैंने बताया है 2 रखना है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? R नॉट बाई 2 आ जाएगा। R नॉट बाई 2 करेंगे, R नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इसका हाफ करेंगे तो 0.265 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जैसे इसके बारे में बात करूँ तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आएगा R नॉट, फिर यहाँ से आएगा 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, और ये लिथियम के लिए बात हो रही है, तो लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? इसका होता है 3। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 0.53, और नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.175 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन बन सकता है, और बनता भी है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक तो ग्राफ और दूसरा हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कशन स्ट्रांगली करना पड़ेगा। तो ये तो डेरिवेशन हो गया किसके लिए? हाइड्रोजन एटम में बोहर रेडियस का फॉर्मूला, क्योंकि अगर ये कोई पूछता है ये क्या है, इट इज द फॉर्मूला फॉर द बोहर रेडियस। अब बच्चों यहीं पर बात कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। देखो, वेलोसिटी और एनर्जी दोनों पढ़ने हैं, तो वेलोसिटी निकालनी है तो सिर्फ आर का फॉर्मूला मुझे यहाँ लिखना है। क्या लिखना है? आर का जो भी फॉर्मूला आया है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा?
मुझे यहाँ से वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो पहले इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आर के बारे में। चलिए अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। यहां पर आपको बच्चों वैल्यू पुट करनी है, किसकी? आर की वैल्यू पुट करनी है। क्या निकाला है आपने अभी? आर का फॉर्मूला, आर नॉट का नहीं, आर का फॉर्मूला लिखना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, आर क्या है? ये था एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। यहां से क्या था? यहां लिखा था आपने एन स्क्वायर, यहां लिखा था जेड। तो ये तो बच्चों था आपके पास ये एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, एन स्क्वायर बाई जेड बाहर है, इसको यहीं पर पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी आपको बच्चों ये मिलने वाली है v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम। और देखो ये वाली वैल्यू यहां लिखनी है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और एन स्क्वायर, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो कहां जानी है? ऊपर जानी है, पाई एम ई स्क्वायर जेड। ऐसा आया। तो देखो यहां से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? यहां से पाई एम पहले कैंसिल कर दीजिए, पाई और एम कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहां कितना था? 2 था, ये 2 रहने दीजिए। और ये एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, एक एन से एक एन कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। और एक एच से एक एच कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर जेड ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों ई स्क्वायर यहाँ आएगा कितना? 2h एप्सिलॉन नॉट। देखो 2 बचेगा, एक h बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, और ये z ऊपर गया है, और यहाँ से एक n बचा हुआ है। तो बच्चों ये वाली वैल्यू को बोलते हैं v नॉट। क्या बोलते हैं? v नॉट। तो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि v नॉट z बाई n आ गया। अब ये v नॉट क्या चीज़ है वो उसको देखो जरा सा। v नॉट को क्या बोलते हैं? वेयर v नॉट इक्वल टू होता है 2.19 10 की पावर 6। और ये किसके बराबर है? ये जब इसको सॉल्व करते हो आप, किसको? इसको सॉल्व करते हो तब ये वैल्यू आती है ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। जब इसको आपने सॉल्व किया होगा तो ये आया होगा। ये बच्चों किस चीज़ में होता है? मीटर पर सेकेंड में आता है। मुझे यहाँ लिखना चाहिए, ये आता है मीटर पर सेकेंड में आता है। ये इसी की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो देखो जरा क्या आने वाला है रिजल्ट। अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, v नॉट बाई सी कर दूँ, तब क्या आ जाएगा? इस रिजल्ट को 2.19 इंटू 10 की पावर 6 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 3 इंटू 10 की पावर 8 से, तो क्या मिलेगा? ये बच्चों मिल जाता है 1/37। क्या मिल जाता है? 1/37। अच्छा, इतनी तो चीज़ समझ में आई। यहाँ से मैं एक जादू कर देने जा रहा हूँ। देखो क्या जादू कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये आपको पहले समझ चुके हैं, इसकी ज़रूरत अब आपके लिए नहीं है। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। जादू क्या करने जा रहा हूँ? सी को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो क्या मिलता है? v नॉट इक्वल टू सी अपॉन 137 मिल जाएगा। मिल गया। अच्छा, यही v नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिल गया? ये बच्चों मिल गया v इज इक्वल टू मिल जाएगा v नॉट की जगह पे ये c बाई 137 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा z बाई n। क्या मिल जाएगा? z बाई n। अब यहाँ से वेलोसिटी अगर निकालनी हो, v1 निकालनी हो, क्या निकालनी हो? v1। तो यहाँ 1 पुट करिए, हाइड्रोजन के लिए है तो z पुट करिए, हाइड्रोजन लाइक के लिए है तो हाइड्रोजन लाइक के लिए होगा तो z की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और 1 2 3 जिस ऑर्बिट की चाहिए वो कर लीजिए। z जिसके लिए निकाल रहे हो, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है तो वैसे चेंज कर लीजिए। हीलियम के लिए 2 रखना है और लिथियम के लिए 3 रखना है। हाइड्रोजन के लिए तो z की वैल्यू 1, और फर्स्ट ऑर्बिट में है तो 1, सेकेंड ऑर्बिट में है तो 2। हाइड्रोजन के लिए सिर्फ z की वैल्यू 1 रखनी है बच्चों, ठीक है। इस तरह से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो आता है, इसको क्या बोलते हो? v नॉट बाई सी को क्या बोलते हो? इसको बोलते हो बच्चों फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये क्या होता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। कभी कभी बच्चों ये पूछा जाता है
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट? क्या होता है? V नॉट बाई सी होता है। कितना होता है? 1/137 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसी को बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इस तरह से वेलोसिटी आप निकाल पाओगे। अब बच्चों बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट की। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी को समझने के लिए बच्चों आपको यह समझना है कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर ही रहा है ऑर्बिट में, ठीक है, तो उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी होगी ही। साथ ही साथ ये भी आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास चार्ज है वो इस न्यूक्लियस की फील्ड में है, तो इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। गॉट इट? मैं क्या कह रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैं लिखने जा रहा हूं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। मुझे ये पता करना है कि फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। और रिलेशन भी यहां से पूछा जाता है कंपटीशन में और स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां क्या आने वाला है, मैं लिखने जा रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी? K इज इक्वल टू, बच्चों आप देखोगे तो K क्या होता है? 1/2mv² होता है, ठीक है, 1/2mv² होता है। अभी आपने mv² की वैल्यू जस्ट लिखी थी फर्स्ट इक्वेशन में। क्या लिखी थी? मैं लिख दे रहा हूं, आपने लिखा था यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखा था? हाफ mv, नहीं, आपने ये लिखा था mv² बाई आर इज इक्वल टू k ZE² बाई r²। तो यहां से r कैंसिल हो गया था, तो ये मिल गया था बच्चों k ZE² बाई आर। mv² की वैल्यू ये मिली थी, ठीक है। mv² की वैल्यू आपको क्या मिल गई थी? ये देखो, अब दिख जाएगा शायद, यहां से ये रिजल्ट आपको मिला था। तो यहां पे लिखना है, तो क्या आ जाएगा जाके? ये आ जाएगा 1/2, और जहां लिखा था mv² उसकी जगह पे क्या लिख दोगे? उसकी जगह पे आ जाएगा k ZE² बाई आर, ये लिखना है। कर दिया। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे U क्या होगा? U बच्चों होता है विथ साइन होता है, चार्जेस के साइन में आता है। तो क्या आएगा? K इसका चार्ज और प्लस इसका चार्ज विथ साइन, तो ZE इंटू माइनस E अपॉन R, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? -k ZE² बाई R आ गया। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है परमिटेड ऑर्बिट में, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास चार्ज है, तो चार्ज है तो उसके पास फील्ड है। अगर फील्ड में कोई चार्ज है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी विद साइन आएगी। तो मैंने लिख दिया है। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जरा रिलेशन देखिए, क्या कोई रिलेशन बन रहा है? देखो k ZE² अपॉन R की जगह पे क्या ले सकते हो? यहाँ पे k ZE² अपॉन R की जगह पे क्या ले सकते हो? कुछ हो सकता है? हाँ, k ZE² अपॉन R की जगह पे 2k ले सकते हो। क्या ले सकते हो? 2k। तो यहां से बच्चों ये आ जाएगा U इज इक्वल टू -2k आ जाएगी। देखो ये वाला जो k होता है बच्चों वो स्मॉल k होता है। क्या होता है? स्मॉल k होता है, ये कैपिटल k है। तो देखो ये वाला 2 इधर भेज दीजिए, तो k ZE² अपॉन R, k ZE² अपॉन R की जगह पे क्या लिखोगे? ये आ जाएगा 2k। तो ये बच्चों रिलेशन होता है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी होती है। 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद नेगेटिव साइन होता है। अब टोटल एनर्जी जरा देखिए क्या आएगा? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो E इज इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है जरा देखो, ये है 1/2 k ZE² बाई R। इसकी वैल्यू कितनी है? k ZE² बाई R। तो यहां से क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू, देखो ये हाफ है और ये 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे हाफ है, तो क्या आएगा? तो एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचना है, -1/2 क्या आ जाएगा? k, ये स्मॉल k है बच्चों, स्मॉल k, ये कैपिटल k था, ZE² बाई R।
अब जरा देखो यहाँ से जो ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो देखो क्या मिल रहा है 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बच्चों हो ना हो ये तो पूरी काइनेटिक एनर्जी ही है यहाँ तक, तो इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस के आ जाएगा। जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है नेगेटिव टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस रिजल्ट को जरूर याद रखेंगे आप। कौन से रिजल्ट को? जो ये रिजल्ट मैंने लिखा, एक ये रिजल्ट लिखा, ये लिखिए, या फिर आप ये याद रख लीजिए के इज इक्वल टू क्या होता है नेगेटिव टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है, ठीक है। या फिर ये रिजल्ट याद रखिए। इस रिजल्ट के साथ आप ये भी याद रख सकते हैं के इज इक्वल टू माइनस u/2। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दी गई है तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख पाएंगे। तो बच्चों ये हो गया आपके पास क्या टोटल एनर्जी। अब इसी टोटल एनर्जी में अगर मैं क्या करूं, इसी टोटल एनर्जी में, ये तो मैंने रिलेशन बता दी, अब इसी टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां क्या होगा, यहां पर आर की वैल्यू पुट कर दो तो एक नया रिजल्ट आ जाता है। कैसे आता है जरा देख लीजिए उसका भी, ठीक है। देखो -1/2 आ चुका है। क्या आ गया है? टोटल एनर्जी जो आई है -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आ चुका है। माइनस ई इज इक्वल टू बच्चों आया है -1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर आ गया है। तो आर की वैल्यू जो होती है बच्चों ये होती है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। क्या होता है? पाई एम ई स्क्वायर, और यहाँ होता है एन स्क्वायर बाई जेड। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है आर की जगह पे, तो पुट कर दीजिए तो क्या आएगा। और ये स्मॉल के है, इसको भी पुट करना है। -1/2 इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आएगा जेड ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर, और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो क्या आएगी पाई एम ई स्क्वायर जेड आ जाएगा। तो जरा देखो ये एम, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये ई की पावर 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ से आ जाएगा ई इज इक्वल टू एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर आ गया। एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर। जरा देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 2 जा 8 आ जाएगा, नीचे कितना आ गया 8 आ गया, माइनस में आ गया, और यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर आ गया, और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। 8 आ गया एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगा जाके, और यहां से कुछ बच रहा है, हाँ एक चीज बच रही है यहां पर एन स्क्वायर। क्या बच रही है? एन स्क्वायर बच रही है, ये आ जाएगा। तो यहां बच्चों देखो यहां मुझे लाना है रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या लाना है? रेडबर्ग कांस्टेंट। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिला, आपको बताना है मुझे रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है। रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, क्या होता है बच्चों? रेडबर्ग कांस्टेंट आता है। रेडबर्ग कांस्टेंट वो क्या होता है? वो होता है बच्चों R इज इक्वल टू एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH क्यूब। क्या होता है? CH क्यूब। तो देखो यहाँ पर तो नहीं है, इसकी वैल्यू भी होती है 1.097 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है बच्चों? ये वैल्यू होती है 1.097 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है पूरी। तो यहाँ देखो जरा क्या है, नहीं है यहाँ पर एच क्यू बनाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? CH से मल्टीप्लाई कर दूं और CH से डिवाइड कर दूं, तो एच क्यू बन जाएगा, और ये C भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH क्यूब आ जाएगा। ऊपर से क्या मिल जाएगा? तो ये चीज मिल जाएगी। इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ऊपर वाले के साथ, ठीक है। तो ये जो चीज मिलेगी मुझे, इतनी चीज, ये और ये चीज जो मिलने वाली है इस फॉर्मूले को इंक्लूड करते हुए, तो मुझे मिल जाएगा -RCH जेड स्क्वायर अपॉन यहाँ मिल जाएगा एन स्क्वायर।
और बच्चों RCH की जो वैल्यू होती है, RCH, R की वैल्यू ये है, C की वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ लाइट, H प्लैंक कांस्टेंट है। सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, माइनस यहाँ आ जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों ये मिलेगा जाके आपको माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर, ये मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये बच्चों एनर्जी होती है किसी भी परमिटेड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की। अगर आपको फर्स्ट परमिटेड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन एटम में, तो जेड की वैल्यू 1 पुट करिए, एन की वैल्यू 1 पुट करिए। फिर सेकेंड ऑर्बिट में चाहिए तो जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 3, ऐसे करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एन की जगह पे इनफिनाइट पुट करना पड़ेगा। जैसे इनफिनाइट पुट करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 0 आ जाएगी। तो बच्चों इस तरह से ये डेरिवेशन चलता है और आपको यहां तक करना पड़ता है। यहां पर एन क्या है, एन यहां पर देख रहे हो, एन जो है, एन बता रहा है कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की परमिटेड ऑर्बिट में वो क्वांटाइज्ड होती है, और नेगेटिव साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एटम के साथ, न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। इन एन एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। जब इस एटम को इतनी एनर्जी, कितनी 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पॉजिटिव एनर्जी, प्लस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर एनर्जी दे दी जाएगी, तब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा, इस एटम की इस ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो ये बताना है कि जो ऑर्बिट्स होती है वो भी परमिटेड होती है। परमिटेड ऑर्बिट की वेलोसिटी भी क्वांटाइज होती है, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। दो बातें और करनी थी आपके साथ। क्या, एक होता है टाइम पीरियड, एक होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मैं साइड में ही बता देता हूं। देखो, अगर मैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है वो तो बच्चों होता है टी। क्या होता है, टी, और टी होता है 2 पाई आर अपॉन वी। एन लिख लीजिए, मैं चलो मैं एन मान लेता हूं, nth ऑर्बिट की बात हो रही है। तो यहां जरा देखो, जो आपको पता चला है वो आर एन, वो क्या पता चला है, वो पता चला है एन स्क्वायर बाई जेड, और वी एन क्या पता चला है, एंड जो वी एन है वो प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन आया है। अगर इन दोनों चीज़ों को मैं एक साथ कर दूं, ये और ये वैल्यू यहाँ रख दूं, तो क्या मिल जाएगा, जाके आपको मिल जाएगा टी एन प्रोपोर्शनल टू, मैं 2 पाई हटा दे रहा हूँ, आर एन में क्या आया है, एन स्क्वायर बाई जेड आया है। इस वाले में कितना आया है, जेड बाई एन आया है। इसका मतलब ये हो जाएगा टी एन प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, और नीचे कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो टाइम पीरियड है वो एन क्यूब के साथ है ना। यहां से ये मिल जाएगा आपको टी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, एंड जो टी एन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों इस तरह से इसके फिगर बनाए जाते हैं। तो यहां पर ये फिगर भी आप देख लेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी में अगर बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी जो होता है एफ एन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जाके ये आपको ऐसा मिल जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब आ जाता है। तो कभी कभी फ्रीक्वेंसी पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के साथ कैसा रिलेशन होता है, ये एन के साथ कैसा रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बतानी पड़ती है। एन मतलब आपको बताना है कि किस परमिटेड ऑर्बिट की बात कर रहे हो, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये बताता है आपको, ठीक है। ये डिस्क्रीट यहां बताता है ना, डिस्क्रीट ऑर्बिट को बता रहा है कि n1 है तो डिस्क्रीट है, n2 है तो डिस्क्रीट है। उस डिस्क्रीट ऑर्बिट की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्या उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अच्छा, एक चीज और साथ में एक चीज छूट रही थी, क्या आपको मैंने ग्राफ नहीं बताया था, किसमें, इसका ग्राफ, किसका, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ग्राफ, यही बता देता हूं। देखो ऐसे दो ग्राफ बना लीजिए। अगर आप जेड के साथ ग्राफ बनाते हो वी का, ठीक है, और v का बनाते हो n के साथ, तो देखो n के साथ बनाओगे तो ऐसा बनेगा,
और जेड के साथ बनाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ भी कभी भी पूछ लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रा द ग्राफ, या ग्राफ पहचानना हो आपको, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन है यहाँ पर, और उसका प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर न्यूक्लियस का चार्ज आपको मिल जाएगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत सारे मैंने डिस्कशन आपसे किए टॉपिक वाइज कि बहुत रेडियस कैसे निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालनी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालनी है, फिर एनर्जी का रिलेशन कैसे होता है। इस टॉपिक से कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम में जरूर रहता है और कंपटीशन में भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ग्राफ पूछे जाते हैं, या फिर टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बनता है, या फिर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको समझ में आता है तो दूसरों को शेयर भी करना है।